तो साहब आज भी चर्चा लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। सबकी सलाह और बात सुनने के बाद, यानी कि शुद्ध हिंदी में ये सारी ड्रामेबाजी के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। जरा मैं अपने 5 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, इनको ध्यान से सुनिएगा। मैं 5 पॉइंट्स जो आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला पॉइंट मेरा यह है कि एक बात इससे बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के फैसले आरएसएस में होते हैं। मैं ये पॉइंट क्यों रख रहा हूं ये बाद में आपको बताऊंगा। कल बीजेपी के एक प्रवक्ता मुझसे आर्ग्यू कर रहे थे इस बात को लेकर। दूसरा पॉइंट, आडवाणी को सीधा संदेश दिया गया कि मोदी के फैसले में, मोदी पर जो फैसला लिया गया है उस पर कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो मैं रख रहा हूं ये है कि आडवाणी ने इस्तीफा तभी वापस लिया जब सरसंघ चालक मोहन भागवत ने उनसे बात की। आपको पता ना कितना कहते हैं बीजेपी पर, नहीं साहब बीजेपी की डिसीजन मेकिंग से आरएसएस का कोई मतलब नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी को अगर इस्तीफा वापस लेना हो तो सीधे मोहन भागवत को लाल कृष्ण आडवाणी से बात करनी पड़ती है। चौथा पॉइंट में जो रख रहा हूं ये कि आखिर तक आडवाणी और मोदी की मुलाकात नहीं हुई। मोदी का बयान सिर्फ ट्विटर पे आया तो वो पोजीशन भी कतई चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि मोदी घुटने टेक के आ गए लाल कृष्ण आडवाणी के घर, बाकी सारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंच गए, नरेंद्र मोदी नहीं आए। इसमें कोई गलतफहमी मत रखिएगा। और 5वां पॉइंट जो मैं रख रहा हूं, अब देखिए साहब ये मतलब आपने एक बड़ा एक चिट्ठी दे दी, आपने मॉरल हाई ग्राउंड के साथ। देखिए बीजेपी में आदर्श नहीं है, दिशाहीन है, नए एजेंडा लेकर नेता आ गए हैं, नेताओं के अपने एजेंडा है। लेकिन जब आपके घर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आडवाणी जी, तो आप खुद नहीं आया एक्सप्लेन करने। आपने कतई नहीं एक्सप्लेन किया कि आपको एक्चुअली क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में नजर आने वाली बीजेपी दिशाहीन है और इस बीजेपी में आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसमें आदर्श की कमी है, इसमें पर्सनल एजेंडा के नेता। ये आपने कतई भी मीडिया से आकर खुद मुखातिब होकर नहीं कहा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सबके प्रेजेंस में सभी नेताओं की करवा दी गई राजनाथ सिंह से, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष। उनसे सवाल पूछा भी था, राजनाथ सिंह जी ने कुछ इसी तरह का जवाब दिया कि मैं पार्टी अध्यक्ष हूं, मैं यहां पर मौजूद हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, इनके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बड़े चमत्कारी व्यक्तित्व है इनका, मैं तो नहीं जानता इनके बारे में। ये गुरुमूर्ति कौन है? ये पिछली बार भी मैंने ये जब ये मैं आपको गुरुमूर्ति जी नमस्कार, ये गुरुमूर्ति साहब कौन है? ये पिछली बार इनका बड़ा योगदान था जब पूर्ति नाम की कंपनी को लेकर विवाद में थे नितिन गडकरी। जो नितिन गडकरी आज जो है बड़े की नेगोशिएटर थे, कुछ दिन पहले वो भी, उनकी भी कुर्सी गई है बीजेपी अध्यक्ष पद से। तो उसमें गुरुमूर्ति साहब ने कोई प्रेजेंटेशन कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के सामने, जिस प्रेजेंटेशन के आधार पर नितिन गडकरी का अपनी कंपनी में क्या इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं, ये गुरुमूर्ति की प्रेजेंटेशन कर रहे थे और उसमें उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। बाद में क्या हुआ आप सबको पता है कि इनकम टैक्स की रेड्स हो गई और नितिन गडकरी की नौकरी चली गई बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पर। तो बड़े सलाहकार इन्होंने दिए आडवाणी जी को, इसके आगे कुछ नहीं कह रहा हूं कि नेगोशिएटर्स में थे। लेकिन अभी भी बड़ा दिलचस्प है साहब, गुरुमूर्ति कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। और उस समय इनके सुझाव पर इन्होंने जो क्लीन चिट दी थी उसका इतना जोरदार असर हुआ कि नितिन गडकरी की कुर्सी चली गई। नितिन गडकरी जो है वो हट गए और राजनाथ सिंह बीजेपी के नए प्रेसिडेंट बन गए और अभी भी वो इन्वेस्टिगेशन नितिन गडकरी के ऊपर पेंडिंग है। तो ये है गुरुमूर्ति साहब। मेरी लिमिटेड जानकारी के हिसाब से मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ये गुरुमूर्ति जी कौन है और ये इतनी अहम भूमिका, इनके से क्विक कमेंट गुरुमूर्ति पे, ये इतनी अहम भूमिका कैसे निभा लेते? कह रहे लोग बताते हैं कि इनकी मुलाकात एकदम छुप छुप के होती है। ये कौन है गुरु के पास? ऐसे कुछ चेहरे हैं, ऐसे जादुई शख्सियतें हैं। हाँ। उसमें गुरुमूर्ति जी भी एक हैं। कभी भी जब संघ और बीजेपी नितिन गडकरी को नौकरी चली गई, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो अद्वैतवाद से अवमूल्यन तक टॉपिक आप कुछ भी ले लीजिए, गुरुमूर्ति जी हमेशा आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए। तो गुरुमूर्ति जी का ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो बड़ा पॉइंट है वो हम इस बात को लेकर आते हैं। कल इसी कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान को मैंने इस बात के लिए
टोका था जब उन्होंने कहा कि साहब पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग और जहां तक बीजेपी के अपने फैसले लेने का सवाल है इसमें आरएसएस का कोई दखल नहीं होता। राकेश सिन्हा जी, अल्टीमेटली मोहन भागवत ने लाल कृष्ण आडवाणी को फोन किया, पार्टी तो उसको उनको मना ही नहीं थी, वो तो प्रोसेस चल ही रहा था, और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि ठीक है मैं पार्टी में बना रहूंगा अपने अपने पदों पर। देखिए दोनों ही बात सत्य है। हाँ, जो उन्होंने कहा हुआ भी इससे ये साबित होता है, ये प्रूव होता है कि ये जो इतने सालों से ये डिबेट चल रही है। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, एक तो पहले मैं गुरुमूर्ति जी के ऊपर जो आपने टिप्पणी की, मैं थोड़ी बात कह दूं। हाँ, प्लीज कहिए, गुरुमूर्ति प्लीज कहिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चेन्नई बेस्ड। अच्छा, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम लिखते हैं। अच्छा। और लोग 3 दशक से जानते हैं कि गुरुमूर्ति ने इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से एक मिशन के तहत पत्रकारिता की थी। अच्छा। और एक भूमिका निभाई थी। वो सार्वजनिक जीवन में एक स्थापित व्यक्तित्व हैं। अच्छा, ठीक। उनका संघ, वे संघ के स्वयंसेवक हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बहुत किसी को वो उपस्थित नहीं है उनके बारे में कहना को कोई नॉन एंटिटी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, नॉन एंटिटी नहीं है, आडवाणी जी के क्लोज और नेगोशिएट करके उन्होंने क्राइसिस को व्यक्तिगत इतना ही कह रहा हूं। व्यक्तिगत संबंधों का मूल्य होता है, और वो मूल्य भारतीय समाज में या कहीं भी पश्चिम समाज में हर जगह दिखाई पड़ता है। पॉइंट टेकन। दूसरा, ठीक है, देखिए संघ और स्वयंसेवक के संबंध को आप समझिए। संघ माँ है, स्वयंसेवक पुत्र है। ना कोई झुकता है ना कोई झुकाता है। मुझे लगता है आडवाणी जी संघ के एक स्वयंसेवक हैं पहले, उसके बाद भारतीय जनसंघ में आए। और मोहन भागवत जी संघ के सरसंघ चालक हैं, जिनको संघ का हर व्यक्ति एक बहुत ही श्रद्धा के साथ देखता है। और संघ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संघ से उस तरह से जुड़ी नहीं है कि संघ प्रतिदिन उनको निर्देशन देता है, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक हैं। लेकिन जब भी कोई संगठनात्मक या वैचारिक संकट आता है, जहां आवश्यकता पड़ती है, वहां संघ हस्तक्षेप करता है। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। 1977 में 78 में जब जनता पार्टी टूटने लगी थी, तो रज्जू भैया संघ के सरकार्यवाह थे। रज्जू भैया ने चंद्रशेखर जी के साथ नेगोशिएट करके, लगातार वार्तालाप करके, संवाद करके जनता पार्टी की सरकार को बचाने की कोशिश की, क्योंकि देश को आवश्यकता थी कि जनता पार्टी की सरकार बचे, दोहरी सदस्यता पर जनता पार्टी की सरकार नहीं जाए। इस तरह का जब भी समय आता है तो संघ उसमें थोड़ी हस्तक्षेप करता है। आज मोहन भागवत जी के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने आडवाणी से बात की, आडवाणी जी ने उनकी सलाह को माना, और ये संबंध है। इसको निर्देशन, इसको दबाव मानना गलत होगा। इसके लिए संघ आंदोलन के परिप्रेक्ष्य को, उसकी भूमिका को समझना चाहिए। अब मुझे लगता है कि आपसे बखूबी कौन समझता है। आप इतने सालों से संघ को देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कवर कर रहे हैं। वैचारिक कारणों से जितना आप संघ और बीजेपी को आप की आलोचना कर रहे हैं, इसीलिए राकेश जी, मेरा बहुत सिंपल यही चीज में प्रकाश जावड़ेकर भी एक बहुत सीनियर लीडर है, उनसे पूछूंगा। इसीलिए ये रिलेशनशिप, ये मैं बड़ा आपके परिभाषित शब्दों के का मैं बहुत सम्मान करता हूं। आपने कहा कि माँ और पुत्र का संबंध, वो एक अलग बात है। पॉलिटिकल स्पेस में, सियासी डोमेन में जब आप बात करते हैं, जब इस तरह की, लाल कृष्ण आडवाणी बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक डिसीजन ले रहे हैं, क्रूशियल स्टेज पर डिसीजन ले रहे हैं, उसके बाद मोहन भागवत को उनसे बात करनी होती है, और उसके बाद वो फैसला बदलता है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये डायरेक्ट एक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को, एक फैसले को चेंज कराने की बात है। जैसे आपने उदाहरण दिया रज्जू भैया का, और उस समय की स्थिति में चंद्रशेखर से बात करने का। देखिए, ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी में संकट था। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आडवाणी जी ने जो पत्र लिखा बहुत कड़ा पत्र था। उसमें उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, पार्टी के कुछ मूल्य पर और विचारधारा में जो भटकाव है उस पर एक सवाल खड़ा किया। ये एक सनातन सवाल है। मैं कहता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने जीवन काल में, जब वो जनसंघ के स्वयं संगठन मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि सत्ता साध्य नहीं साधन है, और बहुत से लोग इसको साध्य समझने लगे हैं। ये दीनदयाल जी ने कहा था। तो ये लगातार प्रक्रिया, तो पूरी बीजेपी के लोग पिछले, और संघ यही चाहता है। राकेश सिन्हा जी, आप और हम बहुत, और आपकी माफ करिएगा, बीजेपी के तमाम नेताओं से इस पर मेरी बहुत बहस हो चुकी। वो तो पूरा प्रोसेस है जिससे बीजेपी अब 10 साल में गुजर चुकी है। एक नई बीजेपी जो पैदा हुई है पोस्ट पावर, वो बीजेपी में लोग जुड़ते ही पावरफुल पार्टी है, सत्ता के करीब आ सकती है, सत्ता में आ सकती है, इसके लिए जुड़ रहे हैं। कितने लोग आइडियोलॉजी के लिए जुड़ रहे हैं? राकेश सिन्हा जी, बहुत बड़ा प्रश्न है नई बीजेपी का, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप ठीक बोल रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था में वैचारिक पक्ष का ह्रास हुआ है, मूल्यों का ह्रास हुआ है, पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है, तो वह आंदोलन इस बात की केयरिंग करता है कि इसका कम से कम भटकाव हो। राजनीति को ओवरनाइट आप बदल नहीं सकते, ये कोई नहीं बदल सकता है। महात्मा गांधी कांग्रेस को नियंत्रित नहीं कर पाए, लेकिन चूंकि वहां महात्मा गांधी कांग्रेस का संबंध नहीं, यहाँ संघ एक बड़ा आंदोलन है, उसका एक संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए संघ की कोशिश होती है कि भारतीय जनता पार्टी
एक वैकल्पिक मूल्य और वैकल्पिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता रहे। कितना होता है कितना नहीं होता ये व्यवहारिक पक्ष है, लेकिन संघ की कोशिश इतनी ही मात्र होती है।